चलिए शुरू करते हैं सेशन को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 10 अप्रैल के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी को? ओके। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट करो। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन आराम से नोट कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, आखिरी तक रिलैक्स होकर देखिए। फैक्ट और क्वेश्चन नोट कीजिएगा क्योंकि आने वाली एग्जाम में यहां से क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकता है। शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 10 अप्रैल का। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किस प्रोग्राम की शुरुआत की गई जिसमें 23 देशों के डेलीगेट्स भारत की चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे? तो नेशनल इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोग्राम की रिसेंटली शुरुआत की है जिसका नाम है इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2026। इसके तहत 23 देशों के डेलीगेट्स आएंगे इंडिया और ये भारत की जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में सीखेंगे। देखिए, चाइना के साथ इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। ऑलमोस्ट अगर हम अभी इंडिया की पॉपुलेशन देख लें तो 150 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन है। उसके बाद भी हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो जो इलेक्शन करवाता है वहां पर जो टेक्नोलॉजी का यूज करता है, इजीली भारत के हर राज्य में या सेंट्रल में जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, वो बहुत ही इजी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट कराए जाते हैं। इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी कोई ज्यादा बड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता है, आंतरिक कोई हिंसा बड़ी देखने को नहीं मिलती और इजीली इलेक्शन कंडक्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूज किया जाता है, जो वो टेक्नोलॉजी यूज करता है वोटिंग के लिए, ईवीएम वीवीपैट की जो व्यवस्था है इंडिया में, इनको जानना कि इंडिया कैसे, या इंडिया का जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है वो कैसे इलेक्शन को कंडक्ट करवा रहा है इतने बड़े देश में, जहां पर हर समय इलेक्शन कहीं ना कहीं या तो वो स्टेट की विधानसभा के हों, चाहे वो सेंट्रल में लोकसभा के हों, राज्यसभा के हो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पंचायत के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव, न जाने कितने चुनाव हर वक्त इंडिया में चलते रहते हैं। ऐसे केस में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इंडिया की जो लोकल बॉडी है, स्टेट में भी इलेक्शन करवाने के लिए होती है, ये किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, इनके बारे में सीखने के लिए एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम। इसके तहत 23 देशों के जो डेलीगेट्स हैं ना, वो इंडिया आएंगे और इंडिया की इलेक्शन प्रोसेस को स्टडी करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली इंडिया में 5 राज्य और यूटी में विधानसभा के इलेक्शन है। असम, केरला, पौंडीचेरी, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। इसमें से पौंडीचेरी जो है वो यूनियन टेरिटरी है। एक दो दिन में ही अभी असम में भी वोटिंग हुई है इलेक्शन के लिए। तो ये 5 राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन चल रहे हैं। 4 मई को रिजल्ट आएगा 5 राज्यों और यूनियन टेरिटरी के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट। तो ये जो इलेक्शन प्रोसेस चल रही है ना, इसी के बारे में सीखेंगे 23 देशों के डेलीगेट्स। और इस प्रोग्राम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नाम दिया है इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2026। आई होप समझ पाए होंगे। हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है ज्ञानेश कुमार। इन्होंने नई दिल्ली में इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यहां पर बात की जा सकती है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर हम राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में, भाग 15 में आर्टिकल 324 जो है ना, वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के गठन की बात करता है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। देश में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों में विधानसभा, इनके इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 में किया गया था। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो कार्य करते हैं। 3 लोगों से मिलकर बनती है ये बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ये है ज्ञानेश कुमार। आगे आएंगे।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे औषधि पौधे लगाने के लिए किस नई पहल की शुरुआत की है? तो यह है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में जो नेशनल हाईवे हैं उनके मैनेजमेंट के लिए काम करने वाली संस्था है कौन? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा हाल ही में एक इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है जिसके तहत जो नेशनल हाईवे ना उनके आसपास जो ग्रीन बेल्ट होता है उस पर औषधि पौधे लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को या इनिशिएटिव को नाम दिया गया है आरोग्य वन। आरोग्य वन इनिशिएटिव है जो मेडिसिनल ट्रीज है, औषधि पौधे, उनको लगाया जाएगा ग्रीन बेल्ट की जमीन पर। देखिए कौन कौन से औषधि पौधे, तो वो जिनका उल्लेख हमें आयुर्वेदा में भी देखने को मिलता है इंडिया में। फॉर एग्जांपल नीम, आंवला, इमली, जामुन, ये जो पौधे हैं, लेमन हो गया, इनका उल्लेख हमें आयुर्वेदा में देखने को मिलता है। औषधि गुणों वाले ये पौधे हैं, ट्रीज हैं। तो इस प्रकार की 36 मेडिसिनल ट्री स्पीशीज को चुना गया है जिनका पौधारोपण किया जाएगा नेशनल हाईवे के आसपास। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यह इनिशिएटिव है जिसको नाम दिया गया है आरोग्य वन। तो भारत में औषधि गुणों के पौधों को बढ़ावा देना, इनके प्रति जागरूकता लाना और इसके अलावा भारत में जो इकोसिस्टम है, जो बायोडायवर्सिटी है, उसको सुधारना। जो पक्षी होते हैं, छोटे जीव होते हैं, उनके लिए बायोडायवर्सिटी बनाना, उसको बढ़ावा देना, इस इनिशिएटिव को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो आरोग्य वन इनिशिएटिव इसको नाम दिया गया। इसके तहत जो पहला फेज अभी शुरू किया जा रहा है, 11 राज्यों को चिन्हित किया गया है। 11 राज्यों के 17 जो लैंड एरियाज है वहां पर इन पौधों का रोपण किया जाएगा या वृक्षारोपण किया जाएगा। टोटल 62.8 हेक्टेयर की यह जमीन है 11 अलग अलग राज्यों में, जहां पर ऑलमोस्ट 67,000 मेडिसिनल ट्रीज यहां पर बोए जाएंगे, इन पौधों को लगाया जाएगा। तो आरोग्य वन इनिशिएटिव किसकी इनिशिएटिव है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, पहल है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में इसका गठन किया गया था। हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत NHAI काम करता है। भारत में नेशनल हाईवे के प्रबंधन, रखरखाव और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी इसी संस्था की है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग घोषित किया है? कैंसर को एक नोटिफाइबल डिसीज घोषित करने वाला राज्य बना है तेलंगाना राज्य। सर ये होता क्या है? देखिए कानून के तहत जो नोटिफाइबल डिसीज है उसका मतलब यह हुआ कि कानून के तहत राज्य में चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, जहां पर भी कैंसर का केस आएगा उनको उस कैंसर के केस की जो इंफॉर्मेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी कि भैया हमारे पास कैंसर का ये एक पेशेंट आया था। मतलब सारी जो लैब्स है तेलंगाना राज्य की, जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो सभी अगर कैंसर का कोई केस डिटेक्ट होता है तो 1 महीने के अंदर स्टेट पोर्टल पर उसको रिपोर्ट करेंगे कि ये कैंसर का एक केस आया है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है नोटिफाइबल डिसीज। तो तेलंगाना सरकार ने क्या किया है कि कैंसर को ऑफिशियली एक नोटिफाइबल डिसीज घोषित किया है। अगर राज्य में कैंसर का कहीं भी केस आएगा तो उस हॉस्पिटल, लैब, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उसे स्टेट पोर्टल पर 1 महीने के अंदर रजिस्टर्ड करे। अनिवार्य है, बाध्यकारी है। तो आई होप समझ पाए होंगे नोटिफाइबल डिसीज क्या होती है। तो तेलंगाना ने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि राज्य में जो भी कैंसर पेशेंट है उनका एक डेटाबेस बनाया जा सके, उसके बाद पॉलिसीज बनाई जा सके कि कैसे राज्य में कैंसर को खत्म किया जा सकता है, कैंसर के जो पेशेंट है उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, उनकी कैसे हेल्प की जा सकती है और क्या क्या प्रावधान किए जा सकते हैं राज्य के गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो उन सभी के मरीज जो हैं उनका इलाज करवाना, उनके लिए रिसोर्सेस उपलब्ध करवाना, यह उद्देश्य कि कैंसर को नोटिफाइबल डिसीज घोषित किया है तेलंगाना ने। जैसे कभी कोविड का जो केस आया था,
टीबी के जो केस आते हैं तो ये इस तरीके के होते हैं ताकि इन पर या तो कंट्रोल किया जा सके या इनको खत्म किया जा सके। तो तेलंगाना चाहता है कि अपने यहां से कैंसर के जो मामले हैं उनको वो कंट्रोल कर पाए, इसीलिए इसे नोटिफाइबल डिसीज घोषित किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। भारत ने 2028 में होने वाले किस सम्मेलन की मेजबानी करने की अपनी दावेदारी वापस ले ली है? तो 2028 में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट। इसे कोप के नाम से जाना जाता है और ये इसकी 33वीं समिट होगी 2028 में, तो इसे कहा जाता है कोप 33। अब हुआ यह है कि कोप 33 की बैठक के लिए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 2023 में जब दुबई में कोप 28 सम्मेलन का आयोजन किया गया था, दुबई में आयोजित किया गया था, तब भारत की मेजबानी का प्रस्ताव रखा था कि कोप की 33 जो बैठक है 2028 में वो इंडिया में कराई जाए। लेकिन अब हमने इस मेजबानी के लिए जो हमने अपना नाम दिया था वो हमने वापस ले लिया है। ऑफिशियली गवर्नमेंट ने इसका कारण नहीं बताया है कि क्यों हम कोप 33 का आयोजन इंडिया में नहीं करवा पाएंगे। वैसे तो देखिए, जरूरी नहीं है कि इंडिया को मेजबानी मिल जाती, लेकिन हमने तो अपना नाम भेजा था। अब हमने नाम भी विड्रॉ कर लिया है कि भाई आपके पास जो दूसरे नाम है ना उसमें से आप चयन करो कि आपको कोप समिट का आयोजन कहां करना है। हम तो नहीं करवाएंगे। अब क्यों नहीं करवाएंगे? गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उसका क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है, पर यहां पर यह याद रखिएगा कि 2028 में होने वाली कॉप 33 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट के नाम से इसे जाना जाता है, इसकी मेजबानी से इंडिया ने अपना नाम वापस ले लिया है। कॉप का मतलब समझ में आ गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। एक्चुअल में यह हर साल होने वाली एक बहुत बड़ी एनुअल समिट है जो कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आयोजित की जाती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो इस संस्था की यह सबसे बड़ी समिट है। दुनिया के वर्ल्ड के जो भी देश है वो क्लाइमेट चेंज पर यहां पर डिस्कशन करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पर डिस्कशन किया जाता है और इसको रोकने के लिए क्या आगे की हम रणनीति बनाएं, क्या हमारी पॉलिसी होना चाहिए, कैसे हम मिलकर काम करेंगे, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो कॉप 33 की बैठक थी 2028 में। अब देखो, जिसको भी मेजबानी मिलेगी हम उसकी बात करेंगे, पर इंडिया ने तो नाम विड्रॉ कर लिया है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में यह संस्था बनी थी। अर्थ समिट रियो में इस पर साइन किए गए थे और 1994 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, जर्मनी के बॉन में इसका हेडक्वार्टर है। कॉप की सबसे पहली जो बैठक है 1995 में हुई थी जलवायु परिवर्तन पर, जर्मनी के बर्लिन में। इंडिया ने आज तक केवल एक ही बार होस्ट किया है 2002 में, जब कोप की 8वीं बैठक का आयोजन किया गया था, तब इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके अलावा जो कॉप की बैठक है, अगर हम 2025 की कॉप 30 बैठक की बात करें तो इसका आयोजन किया गया था ब्राजील के बेलम शहर में। इसको हमने डिस्कस भी किया था। इस बार 2026 में कॉप 31 का आयोजन किया जाएगा तुर्की के अंतालिया शहर में। यह 2026 की कॉप 31 और कॉप 32 यह 2027 में आदिस अबाबा इथोपिया में आयोजित किया जाएगा। और 2028 में अब देखते हैं, जिसको भी मेजबानी मिलेगी हम उसके बारे में बात करेंगे। अब काफी स्टूडेंट के मन में एक कंफ्यूजन आता है कि सर ये जो स्टैटिक डेटा है जो आपने बताया है ये हमको कहां पर मिलेगा। हमको ठीक है आप करंट अफेयर बता देंगे, लेकिन 2025 में कोप की बैठक कहां हुई थी, या फिर अदर जो फैक्ट है कि 2002 में हमने कोप की बैठक की मेजबानी की थी, ये स्टैटिक डेटा हमको कहां पर मिलेगा। तो आपके लिए सीधा सा सोल्यूशन है जो कि मैं आपको रोज बताता हूं। करंट अफेयर का ओएसएस आप ज्वाइन कीजिए। ये आपके लिए करंट अफेयर का ऑल ओवर पैकेज है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहां पर आपको करंट अफेयर की मंथली ईयरली ई बुक मिल जाएगी। करंट अफेयर का जो भी कंटेंट है वो सब आपको यहां पर मिल जाएगा। अगर आपके पास समय है तो आप करंट अफेयर में मंथली ई बुक यहां पर पढ़ सकते हैं, ईयरली ई बुक करंट अफेयर की आप यहां पर पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास एग्जाम के लिए मान लो कि 1 या 2 ही मंथ है तो आप क्विज लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए,
इसके अलावा अगर लास्ट मिनट रिवीजन करना है कि चलो 15 दिन ही है हमारे पास, तो आप 1000 वन लाइनर पढ़ पाएंगे करंट अफेयर का। मैराथन की पीडीएफ आपको यहां पर दी गई है, शंखनाद ई बुक आपको यहां पर मिल जाएगी। तो ऑल ओवर करंट अफेयर का ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा। अब आपकी जो एग्जाम की ड्यूरेशन जितनी है उसके हिसाब से आप यहां पर तैयारी कर पाएंगे। अगर समय है आपके पास 6 मंथ या 1 ईयर एग्जाम में, तो आप ईयरली मंथली ई बुक को पढ़िए। अगर और शॉर्ट समय है कि यार ठीक है 1-2 महीने हैं हमारे पास, तो हम रिवाइज कर सकते हैं 1000 वन लाइनर को। अगर ठीक है 15 ही दिन बचे हैं, तो आप मॉक टेस्ट रिवीजन लगाओ, इसके क्वेश्चन पढ़ो, यहां से आपको अधिकतर करंट अफेयर के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है। वहां पर आपको ये जो फैक्चुअल डेटा होते हैं, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए, वो सभी आपको इंक्लूड किए गए। ओके, किसी भी क्वेश्चन या करंट अफेयर से रिलेटेड जो उसकी हिस्ट्री होती है, वो आपको सारे फैक्ट यहां पर मिल जाएंगे। तो ज्वाइन कीजिए, ये आपके लिए काफी पावरफुल रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेली करंट अफेयर वॉच कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं, डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड होम्योपैथी डे की, और यह डे हर साल मनाया जाता है 10 अप्रैल को। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि होम्योपैथी के जनक कौन है, तो होम्योपैथी के जनक है सैमुअल हैनीमैन। इनका पूरा नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। जर्मनी के एक डॉक्टर हैं जिन्होंने होम्योपैथी, जो कि एक चिकित्सा पद्धति है, इसकी खोज की है। तो पूरे वर्ल्ड में हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है। होम्योपैथी के पिता या जनक कहे जाने वाले सैमुअल हैनीमैन का यह जन्म दिवस है। जर्मनी के फिजिशियन या फिर डॉक्टर थे जिन्होंने होम्योपैथी की खोज की थी। वैसे ये डे जो है ना, पहली बार 2005 में मनाया गया था। वर्ल्ड होम्योपैथी अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की थी 10 अप्रैल को। पूरे वर्ल्ड में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को प्रमोट किया जा सके, इसके प्रति वर्ल्ड में अवेयरनेस लाई जा सके, होम्योपैथी डे को मनाए जाने का यह मुख्य उद्देश्य है। देखिए, होम्योपैथी जो है ना, वो जो छुपी हुई बीमारी होती है, जो पुरानी डिसीज होती है, उनको ठीक करने में काफी अच्छा रोल प्ले करती। ओके, इसके साइड इफेक्ट नहीं होते, और बहुत वंशानुगत या बहुत पुरानी जो डिसीज होती है उनको ठीक करने में भी ये रामबाण होती है। इसीलिए होम्योपैथी को वर्ल्ड में प्रमोट करना इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 2026 में होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ ये थीम रखी गई है वर्ल्ड होम्योपैथी डे की। यहां पर मनाया जाने वाला ऑर्गेनाइजेशन देखें जिसने शुरुआत की थी, तो ये वर्ल्ड होम्योपैथी अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन है। एक एनजीओ की तरह काम करता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में होम्योपैथी को प्रमोट करता है। भारत में पहली बार ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा सेवाएं किस रीजनल पासपोर्ट ऑफिस द्वारा शुरू की गई है? तो इंडिया में एक तो ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा सेवाएं या फिर साइन लैंग्वेज सर्विसेज, इसको शुरू करने वाला जो इंडिया का पहला रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है, यह बना है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भोपाल का। क्या किया है इन्होंने? देखिए, ऐसे लोग जो कि देख नहीं सकते, जो दृष्टि बाधित है, जो भी दिव्यांग है, उनके लिए ब्रेल स्क्रिप्ट की शुरुआत की गई है, साइन लैंग्वेज सर्विसेज की शुरुआत की गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दृष्टि बाधित आवेदक हैं तो उन्हें ब्रेल लिपि में उनको बुकलेट दी जाएगी, ऑफिस के अंदर ब्रेल साइन प्लेट्स उनको देखने को मिलेगी। ब्रेल लिपि क्या होती है? जो दृष्टि बाधित होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, उनके पढ़ने के लिए एक व्यवस्था है, जिसमें क्या होता है कि जो अंक होते हैं ना, वो उभरे हुए होते हैं। यहां पर इमेज देखो, ए अगर आप देखोगे तो ये 1 डॉट है ए, बी आप देखोगे तो ये 2 डॉट हैं बी के, सी देखोगे तो आप इस तरीके के 2 डॉट देखने को मिलेंगे, डी पे आएंगे तो इस तरीके के 3 डॉट देखने को मिलेंगे। तो जब जिनको दिखाई नहीं देता, जब वो इस पर हाथ रखते हैं ना, तो देखते हैं 3 डॉट है इस तरीके के, तो उनको समझ आता है कि ये डी साइन को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से जो देख नहीं सकते उनके लिए
ब्रेल साइन की प्लेट्स लगाई जा रही है, जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते उनके लिए, उनकी मदद के लिए क्यूआर कोड के साथ साइन लैंग्वेज वीडियोस जारी किए गए हैं। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था दी गई है जो कि दिव्यांग लोग हैं उनके लिए। कहां पर? भोपाल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में। और यह देश का पहला ऐसा ऑफिस बन गया है, या फिर पहला रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बन गया है जिसने ब्रेल लिपि की शुरुआत की है अपने ऑफिस में दृष्टि बाधित या दिव्यांग लोगों के लिए। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, सीएम है डॉक्टर मोहन यादव, गवर्नर है मंगू भाई पटेल एमपी के। एमपी का फाउंडेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। एमपी में विधानसभा की सीटें देखने जाते हैं तो ये 230 है। लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो ये 29 है, और राज्यसभा की सीटें देखें एमपी में तो ये 11 है। वर्ल्ड ब्रेल डे हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुइस ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, इनकी जन्म दिवस के अवसर पर वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। रग्बी प्रीमियर लीग 2026 का सेकेंड एडिशन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? रग्बी प्रीमियर लीग 2026 ये सेकेंड एडिशन है रग्बी प्रीमियर लीग का, और इसका आयोजन किया जाएगा हैदराबाद में। लास्ट ईयर रग्बी प्रीमियर लीग का पहला एडिशन मुंबई में आयोजित किया गया था 2025 में, और यहां पर विनर रही थी चेन्नई बुल्स की टीम। वैसे देखिए 6 फ्रेंचाइजी टीम यहां पर पार्टिसिपेट करती है। 2025 में जो पहला एडिशन हुआ था उसमें भी ये 6 फ्रेंचाइजी टीम थी, और अब 2026 में भी यही रिपीट होगी। इनमें से ही चेन्नई बुल्स ने 2025 में पहला रग्बी प्रीमियर लीग का खिताब जीता था। रग्बी एक स्पोर्ट है, आप सभी को पता होगा। सेकेंड वर्जन हैदराबाद में अब आयोजित किया जाएगा, सेकेंड एडिशन गाचीबौली स्टेडियम में हैदराबाद में। 16 जून को यह शुरू होगा, 28 जून 2026 तक आयोजित किया जाएगा। जीएमआर स्पोर्ट्स और रग्बी इंडिया मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वैसे ये जो रग्बी का टूर्नामेंट है ना, ये रग्बी प्रीमियर लीग 7S है। इसमें क्या होता है, ये थोड़ी फास्ट है। नॉर्मल रग्बी जो स्पोर्ट्स होता है उससे थोड़ी सी फास्ट इवेंट है। जैसे हम देखते हैं कि वनडे वर्जन का अगर क्रिकेट फॉर्मेट फास्ट है देखें तो T20 है, वैसे रग्बी का ये फास्ट इवेंट है। क्या होता है कि जो नॉर्मल रग्बी स्पोर्ट्स होता है ना उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन इसमें केवल 7 खिलाड़ी शामिल किए जाते हैं, और जो टाइम दिया जाता है गेम के लिए वो भी अपेक्षाकृत कम होता है नॉर्मल रग्बी से। तो खेल की अवधि भी कम है, आमतौर पर 7-7 मिनट के 2 हाफ होते हैं, तो एक छोटी ही अवधि रखी गई है। तो ये रग्बी 7S है। रग्बी प्रीमियर लीग दूसरा एडिशन, पहला एडिशन मुंबई में, अब दूसरा एडिशन कहां आयोजित किया जा रहा है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है हैदराबाद में। रग्बी इंडिया भारत में रग्बी खेलों को रेगुलेट करने वाली संस्था है। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और राहुल बोस रग्बी इंडिया के अध्यक्ष के पद पर हैं। नेस्कॉम फाउंडेशन का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? नेस्कॉम फाउंडेशन के नए अध्यक्ष यूबी प्रवीण राव अपॉइंट किए गए। यूबी प्रवीण राव ये अध्यक्ष बने हैं नेस्कॉम फाउंडेशन के। देखो, एक नेस्कॉम संस्था और एक उसका फाउंडेशन, इन दोनों में डिफरेंस है, समझना। यहां पर यूबी प्रवीण राव की बात करते हैं तो ये चेयरमैन किसके बने हैं? नेस्कॉम फाउंडेशन के। इनके पहले रोस्तव रवानन इसके अध्यक्ष के पद पर थे, इनको रिप्लेस किया है यूबी प्रवीण राव ने, जिनके पास टेक्नोलॉजी सेक्टर में 35 साल काम करने का एक्सपीरियंस है। तो अगर हम देखें कि नेस्कॉम और नेस्कॉम फाउंडेशन क्या है, तो इसके लिए पहले हमको नेस्कॉम को समझना पड़ेगा। भारत में जो आईटी कंपनीज है ना, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेस्कॉम के नाम से जाना जाता है। अगर फुल फॉर्म देखें तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ये फुल फॉर्म है किसका? नेस्कॉम का। अब भारत में सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के बिजनेस को बढ़ाना, आईटी कंपनीज को बूस्ट करना, तो उसके लिए आईटी कंपनीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसको नेस्कॉम के नाम से जाना जाता है। आईटी सेक्टर को बढ़ाने के लिए काम करता है। ओके, 2001 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब नेस्कॉम फाउंडेशन इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक फाउंडेशन है जो कि एक एनजीओ की तरह काम करता है। ये एनजीओ है, आईटी कंपनीज की संस्था नेस्कॉम का ही एक हिस्सा है और एक एनजीओ के रूप में काम करता है।
जो बच्चे हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग देना, जो विमेन एंटरप्रेन्योर है उनकी मदद करना, है ना, अलग अलग जो स्टार्टअप है जो कि आईटी के सेक्टर की है उन्हें फाइनेंशियल हेल्प देना। इस तरीके से नेस्कॉम फाउंडेशन काम करता है एक एनजीओ की तरह। यह नेस्कॉम का ही पार्ट है। तो नेस्कॉम फाउंडेशन के अध्यक्ष बने हैं यूबी प्रवीण राव। इजी याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2026 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के तहत कितनी बजटीय सहायता को मंजूरी दी है? तो जो हमारी सेंट्रल कैबिनेट है उसने हाल ही में खरीफ सीजन 2026 के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को मंजूरी दी है। और ये जो सब्सिडी है इसका जो बजट रखा गया है वो है 41,533 करोड़ रुपए। ऑलमोस्ट देखिए तो 41,534 करोड़ रुपए की यह सहायता है पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। सेंट्रल जो मिनिस्ट्री है या फिर जो कैबिनेट है उसने इसको मंजूरी दी है। अभी जो खरीफ सीजन शुरू हुआ है 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2026 तक का, तो इसमें क्या किया जाएगा, फर्टिलाइजर पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दी जाएगी भारत में किसानों को। लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट ईयर ये जो खरीफ पर सब्सिडी थी ये 37,216 करोड़ की थी और अब ये बढ़कर हो गई है 41,534 करोड़, ऑलमोस्ट 33.81 करोड़, ऑलमोस्ट 34 करोड़। ठीक है, तो अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो ये बढ़ाई गई है 12% तक। देखिए मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी बहुत प्रॉब्लम है देश में, क्योंकि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही है। उसके बाद भी डाई अमोनियम फॉस्फेट पर जो कीमत है वो 1350 प्रति 50 किलोग्राम बैग जो पिछले साल थी वो ही स्टेबल रखी गई है, इसको बढ़ाया नहीं गया है। उद्देश्य की है कि किसानों को सस्ती दर पर फर्टिलाइजर दिया जा सके ताकि उनकी लागत ना बढ़े और देश में महंगाई को रोका जा सके। तो किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अभी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को अनाउंस किया है। बजटीय सहायता कितनी दी जा रही है, 41,534 करोड़ रुपए की। जो स्कीम है ना मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है, उसके द्वारा ही सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, यहां पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की बात करें तो ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2010 में शुरू की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। 28 अलग अलग फर्टिलाइजर्स पर यह सब्सिडी दी जाती है। वैसे इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फॉस्फेट इंपोर्टर है, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद भी सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। अगर हम यूरिया की बात करते हैं तो ये इंडिया दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है यूरिया का। ये अगर हम देखते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट या यूरिया, तो आप सभी को पता है ये रासायनिक उर्वरक है। ठीक है, अब यूरिया पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के तहत सब्सिडी नहीं दी जाती, ध्यान रखना। इस पर एक अलग से कंट्रोल्ड प्राइस सिस्टम के तहत सब्सिडी दी जाती है यूरिया पर। तो यूरिया को बाहर रखा जाता है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी से। और सब्सिडी कितनी अनाउंस की गई गवर्नमेंट के द्वारा, 41,534 करोड़ रुपए की। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन। नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार भारत रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में वर्ल्ड में कौन से स्थान पर है? तो रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026 रिपोर्ट, इसके अनुसार भारत रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है। रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये रिपोर्ट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की है जिसका नाम है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। पूरे वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रसारित करना, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना, यह काम इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का है। तो इसने रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की है, रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026 रिपोर्ट, और इसमें बताया गया है कि ब्राजील को पीछे छोड़कर इंडिया अब रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में तीसरे नंबर पर है। पहले ब्राजील तीसरे नंबर पर था, हम चौथे नंबर पर थे, अब हमने ब्राजील को पीछे छोड़ा है और हम आ गए हैं तीसरे नंबर पर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026 रिपोर्ट,
इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो चाइना की है, 2258 गीगावाट। अब आपको याद होगा 2 या 3 सेशंस पहले हमने डिस्कस किया था, तब मैंने आपको चाइना की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 1800 मेगावाट बताई थी, लेकिन ये पुराना डेटा था। अब जो नई रिपोर्ट आई है कैपेसिटी, तो अब जब नई रिपोर्ट आएगी तभी हम चेंज कर पाएंगे। तो अभी जो नई रिपोर्ट आई है इसको ध्यान रखना, अगर आपने वहां पर नोट किया है तो इसको चेंज कर लेना आप डेटा को। नई जो डेटा आया है ग्लोबल एजेंसी का, उसमें बताया गया है कि चाइना की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितनी है, 2258 गीगावाट ऑलमोस्ट। सेकंड पर यूएसए आता है 467.92 गीगावाट, और इंडिया आता है तीसरे नंबर पर 250.52 गीगावाट, मतलब लगभग 250 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है इंडिया की। हम आते हैं तीसरे नंबर पर। इंडिया का जो डेटा है ना, ये देखो, ये जो डेटा है ना, ये दिसंबर 2025 तक की रिपोर्ट के आधार पर है, ध्यान रखना, दिसंबर 2025 तक की। इंडियन गवर्नमेंट की मार्च 2026 तक की जो रिपोर्ट है ना, इसमें बताया गया है कि इंडिया की टोटल जो एनर्जी कैपेसिटी है, नॉन फॉसिल्स कैपेसिटी की बात करें तो ये 283 गीगावाट की। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 274.68 गीगावाट की। अब आप बोलेंगे सर वहां तो 250 गीगावाट आपने बताया, तो ये दिसंबर 2025 तक का डेटा है वर्ल्ड की एजेंसी का, और ये इंडियन गवर्नमेंट का डेटा है मार्च 2026 तक का। मतलब इसमें बताया गया है कि हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अब मार्च तक और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हमने रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की कैपेसिटी को ऐड किया है, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में कहना है। अगर हम इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में अलग अलग सेगमेंट देखते हैं तो सोलर एनर्जी कैपेसिटी 150 गीगावाट के पार है, विंड एनर्जी कैपेसिटी 56 गीगावाट के पार है, और हाइड्रो जो कैपेसिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, वो लार्ज जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उनके 51.4 गीगावाट है, और स्मॉल प्रोजेक्ट से 5.17 गीगावाट तक है। इतना कॉम्प्लेक्स मत करो, यहां से इसको याद रख लो कि हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वर्तमान में कितनी है, मार्च के डेटा तक 274.68 गीगावाट। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, काम मैं आपको बता ही चुका हूं, स्थापना 2009 में की गई थी, हेडक्वार्टर अबू धाबी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। कुछ मैंने आपको जो पहले सेशन में बताया था, इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 6.05 गीगावाट की विंड एनर्जी कैपेसिटी को ऐड किया है, और यह हमारा अभी तक का रिकॉर्ड है एक साल में सबसे ज्यादा विंड एनर्जी कैपेसिटी को जोड़ने का। 6.05 गीगावाट 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में हमने ये कैपेसिटी विंड एनर्जी में ऐड की है। विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में भी हम दुनिया में चौथे नंबर पर आते हैं। पहले पर है चाइना, सेकंड पर है यूएसए, और तीसरे पर है जर्मनी। चौथे पर आता है विंड एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में पूछे तो हम तीसरे नंबर पर आते हैं, चाइना यूएसए के बाद। ओके, तो यहां पर 10 अप्रैल के सभी करंट अफेयर हमारे डिटेल में हमने डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 11 साल पूरे हुए हैं। यह योजना शुरू हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। हाल ही में अयोध्या में रामायण की कितने वर्ष पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट खोजी गई है, तो यह 200 साल पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट खोजी गई है अयोध्या में। विश्व की पहली क्वाड्रुपल एम्प्यूटी आर्चर बनकर अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी आर्चरी में कौन बनी, तो यह है पायल नाग। कोन्याक आओलियांग मोन्यू त्योहार किस राज्य में मनाया गया, तो यह नागालैंड राज्य से संबंधित है। ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में किस जोड़ी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीता, तो यह पलक गुलिया और मुकेश नेलावल्ली की जोड़ी है। भारत में पहली बार निगमित सेवा क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसे लॉन्च किया गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा।
सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 में भारत का सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी रही? तो यह है गुरुग्राम, हरियाणा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो गोवा, पणजी में। 8वें पोषण पखवाड़ा 2026 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा और इसका जो उद्देश्य है वो है पोषण संबंधी जागरूकता का। आंसर डी। ग्राहकों से उनकी स्थानीय भाषा में संवाद करने के लिए एआई संचालित बहुभाषी प्लेटफॉर्म बीओबी संवाद किस बैंक ने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ये लास्ट डे के क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है वीर विक्रम यादव। म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन बने? मिन ऑन्ग हलांग म्यांमार के नए प्रेसिडेंट बने। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना की गई थी 24 नवंबर 2005 को। ये हमारे आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आंसर कीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सारे आंसर कीजिएगा इसका बिना गूगल किए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसको। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? 98th ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? नागालैंड के 23वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तीनों पढ़े हमने, तो कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, बिना गूगल किए। कभी गूगल को साइड में रख के दिमाग का यूज करो और आंसर करो। मैंने देखा है कि गूगल पे जब सर्च करते हो ना तुम क्वेश्चन, तो जो पहला आर्टिकल आता ना वहीं से आंसर बिल्कुल टाप देते हो। बहुत सारे स्टूडेंट के तो जो गूगल के एआई वर्जन में जो पहला आंसर देता ना वो ही लिख देते हैं और वो गलत होता है कभी कभी। तो वहीं से पता चल जाता है कि अधिकतर गूगल कर रहे हो। तो बिना गूगल किए प्रीवियस हमने पढ़े हैं नोट्स को, अगर नोट्स बनाए हो तो एक बार रिवाइज करो, इनको समझो, है ना, याद करो या उन नोट्स को देखो तो याद होगा, ठीक है। आंसर कीजिएगा। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखो अपना। जय हिंद, जय भारत।